कैथल राजनीतिक दृष्टि मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो एक इतिहासकार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। प्लीज आज हम बातचीत करेंगे कैथल के इतिहास पर। इतिहास की नज़र में कैथल जो विभिन्न दौर और पड़ावों से गुजरता रहा, तो सर आप एक कैथल का जो इतिहास है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी बताएं। वह कैथल का इतिहास है वो किन किन पड़ावों से गुजरा, क्या क्या महत्वपूर्ण इस दौर तक पहुंचने में जो जो प्रक्रियाएं जो जो दौर पार करे, उनके बारे में एक जानकारी दें। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से कैथल और कैथल एरिया बहुत महत्वपूर्ण जगह है और भारत के इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में जितने तरह के भी पड़ाव रहे हैं उन पड़ावों से ये इलाका गुजरा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से इस शहर ने, इस नगर ने या आसपास के इलाके ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जो निश्चित तौर पर किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के लिए एक जानकारी की महत्वपूर्ण कड़ी भी कह सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि वहाँ के रहने वाले उस पर गर्व कर सकते हैं। तो कैथल को जब मैं इतिहास के अलग अलग पड़ावों में देखता हूँ तो इसका प्राचीन काल, इसका मध्यकाल, इसका आधुनिक काल बहुत समृद्ध है और उसमें जो घटनाक्रम है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण, इतना बेजोड़ है जो इस इलाके की पहचान को भारत के इतिहास के साथ साथ हरियाणा और बाकी जो इलाके हैं उनकी परिस्थिति को भी बहुत अच्छा बनाता है। जैसे आपने रिसर्च की, अध्ययन किया, गहराई से देखा, तो इतिहास में कैथल का पहली बार जिक्र कब आता है, कब इस इलाके में बसातें शुरू हुई? हाँ, जब मैं प्राचीन कालीन कैथल की बात करता हूँ तो हमारे पास जब हम इतिहास को देखते हैं तो तीन तरह के मुख्य स्रोत होते हैं, जिनमें एक खुदाई वाला जो मटेरियल है, एक साहित्य का जिक्र आता है, एक विदेशी यात्रियों का वृतांत होता है। बाकी चौथा हम लोक कथा, गीत, उसकी बात भी कर सकते हैं। ये मोटे तौर पर रहते हैं। यदि मैं पुरातात्विक दृष्टि से देखूं तो इस इलाके में हमारे पास बालू जैसी जगह है, पोल्लड़ थे है और कलायत जैसी जगह है। खुद कैथल में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह हैं। इसी तरह से जटेड़ी की थे है, या फिर मुंदड़ी और कठवाड़ के बीच का जो एक टीला वाला इलाका है, ये वो जो जगह हैं जिन पे थोड़ा बहुत कई जगह काम हुआ है, कई जगह नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से जो मिट्टी के बर्तन, जो बच्चों के खिलौने या फिर अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है। उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के समय से लेकर और बाद के समय में वैदिक सभ्यता और मौर्य काल, कुषाण काल और बाद के समय में हर्षवर्धन और राजपूत काल काफ़ी ज़्यादा उन्नति के उस पे रहा होगा और उनकी हर तरह के सबूत हमें यहाँ पर दिखते हैं। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, यदि हम वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य की बात करते हैं तो ये इलाका जो वैदिक साहित्य है उसमें, जैसे कुरु हम जनपद की बात करते हैं तो कुरु जनपद के तीन हिस्से हैं अलग अलग। एक मुख्य कुरु, एक खांडव परस्त, एक जंगल, जिसको कुरु जंगल कहते हैं। तो ये मुख्य कुरु में आता है और जो 48 कोस की धरती है जो महाभारत युद्ध के साथ जोड़ी जाती है, उसका बहुत ज़्यादा इलाका
इसके साथ आता है और उसी में पौराणिक साहित्य में ये जानकारी आ जाती है कि इस नगर की बसावट करने में युधिष्ठिर की भूमिका रही और हनुमान के जन्म स्थान के साथ इसको जोड़ते हैं। तो ये हम जानकारी जो है वो साहित्य से देख रहे हैं। बाद के साहित्य में या बाद के दौर में हम चाहे पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें या फिर कल्हण की राजतरंगिणी की बात करें या फिर बरनी तारीख फिरोज शाही, उसका तो जन्म स्थान ही कैथल रहा है, उसके विवरण में ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह से विदेशी यात्रियों की जब हम बात करते हैं ह्यून सांग के राइटिंग में ये चीज़ आती है, उसकी पुस्तक में आ रही है। सिकंदर के साथ जो लोग आए उनमें से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्लिनी और प्लूटार्क हल्का सा इस इलाके को टच करता है। और बाद के समय में इब्न बतूता की राइटिंग में ये निकल कर आ रही है और अलबरूनी भी हल्का सा इसको बता रहा है। तो बाद के समय में हम लेते हैं तो यूरोपीय यात्रियों में एक टेरी नाम का व्यक्ति है और डिलाइट नाम का व्यक्ति है, उसके वृतांत में आती है। और फिर बाद के में तो अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा है। तो इस दृष्टि से यानी ये नहीं है कि ये कोई बहुत अलग तरह का इलाका रहा होगा, बल्कि मुख्य धारा के साथ चलने वाला इलाका था और ये सारी जानकारी हमें इस तरह से मिलती है। अच्छा, ये जो आपने बिल्कुल एक संदर्भ के साथ बताया कैथल के स्त्रोत और उन चीज़ों से, जैसे सबसे पहले तो इस नगर को जो बसने की शुरुआत है जो लिया, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे व्यापारिक जगह आप दिल्ली जाते थे उस इलाकों से तो उसमें बीच में पड़ता था, और उस पर क्या लगा जी आपने जो इस देखिए कि जो नगर है, व्यापारिक केंद्र हैं, उसके तौर पे देखते हैं तो दिल्ली, जिसको हम पहले तो खांडवप्रस्थ के तौर पे देखते हैं और बाद में 735-36 में फिर तोमरों ने इसको डिलिका के नाम से स्थापित किया और बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान के समय पे ये राजधानी के तौर पर आया। और इधर हम लाहौर और मुल्तान की बात करते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो जगह है व्यापार के लिए, खासकर गन्ना, गेहूं जो है वो उस दौर में ज़्यादा रही है। कहीं कहीं हम कपास का जिक्र भी पा रहे हैं कि यहाँ, और देसी घी का जिक्र भी पाता है। तो शुरुआत में जो बाज़ार है वो इस तरह का विकसित हुआ और फिर दिल्ली से चलने के बाद कैथल तक आने के बाद फिर व्यापारी दो मार्गों में बढ़ जाते थे, एक लाहौर की ओर चले जाते थे, एक मुल्तान की ओर चले जाते थे। तो इस दृष्टि से ये जो जगह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मध्यकाल में ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। और पहले जैसे कपिस्थल के नाम से इसका नाम रहा, धीरे धीरे उच्चारण और सुविधा की दृष्टि से वो कैथल के रूप में आता गया। तो इस दृष्टि से इसको कपिल मुनि से भी जोड़ते हैं, हनुमान के साथ भी जोड़ते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पहचान के रूप में देखते हैं। तो सर, जैसे मध्यकाल में बताया आपने, जब एक दौर में रियासतें कायम होनी शुरू करी, ये जो ये शकल ले जब उसे, ये कब, किस सन में और किन लोगों ने शुरुआत की जी यहाँ? देखिए, मध्यकाल तो थोड़ा बाद के दौर की बातचीत है जिसकी हम बात करें तो यदि मैं थोड़ा सा इसको प्राचीन से जोड़ता हुआ लेकर आऊँ कि जैसे मैंने बताया कि बालू जैसी जगह है और जहाँ पर 1982 से 1984 के बीच में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरजभान फाड़के और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जैसे लोगों ने यहाँ पर खुदाई की शुरुआती तौर पे, और एक अमित नाम का लड़का है, उसने गुरुकुल कांगड़ी से बालू के ऊपर PhD की है। और उसकी फाइंडिंग ये है कि यदि इस पे थोड़ा काम अच्छे लेवल का किया जाए तो ये मतलब ये तो नहीं कह सकता कि राखी गढ़ी के मुकाबले का, लेकिन एक अच्छा सेंटर बन सकता है। तो यानी इस सभ्यता का ये काफ़ी समृद्ध केंद्र रहा होगा। और पोलड़ के बारे में और कलायत के बारे में तो कनिंगम बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखता है, रोजर्स भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता है, जहाँ पर हमें हिंद यूनानी सिक्के मिलते हैं,
युद्धों के सिक्के मिलते हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि ये समय के साथ साथ ग्रोथ किस तरह से करता गया। यदि इसके बाद हम चलते हैं मौर्य काल, कुषाण काल, तो हमें यहाँ पर और उसके बाद के फेज में हमें यहाँ बौद्ध धर्म की गतिविधियाँ दिखती हैं, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं वो दिखाई देते हैं, और खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि रही उसके प्रमाण भी है, और कनिष्क के समय के तो मैंने बताया कि सिक्के भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में हर्षवर्धन पर्टिकुलर जो है उसका भाई था भंडी, ये उसके इलाके का रहा, और उसके प्रभाव में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह रही, और भंडी का काफ़ी इंटरेस्ट था इस इलाके में, और उसने काफ़ी ज़्यादा महत्व इसकी ग्रोथ में दिया। उसके बाद एक लंबा संघर्ष चलता है जिसको हम आम भाषा में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसको पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का संघर्ष कहते हैं। ये तकरीबन 750 से शुरू होके और 1150 तक चलता है। तो इसमें ये जो इलाका है ज़्यादातर ये प्रतिहारों के पास रहा है, और प्रतिहारों ने इसको काफ़ी कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और इसी दौर में यहाँ पर राजपूतों की गतिविधियाँ बनती हैं, और विशेषकर चौहान जो राजपूत हैं वो इस इलाके में अपने आप को स्थापित करते हैं। इसके बाद के समय में जैसे मान लीजिएगा हम मोहम्मद गोरी के युद्धों की बात करते हैं, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध, तो उसमें इस इलाके की पर्टिकुलर खाप, और खाप भी जिसमें जाट बरादरी, गुज्जर बरादरी और रोड़ बरादरी मिलके लड़ती हैं और गोरी के खिलाफ लड़ती हैं। तो ये इलाका उस दृष्टि से यानी खाप परंपरा का वो लेके इनके साथ चलता हुआ दिखाई देता है। बाद में इस बात से लगभग सभी परिचित हैं कि दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई और उसकी एक सुल्ताना रही, और वो रजिया सुल्ताना जो है 1236 से 1240 के बीच में, और वो बठिंडा से वापस आ रही थी, तो यहाँ पर वो रात को ठहरी, उसका कैंप यहाँ था, और फिर 12 जून 1240 को उसकी डेथ हो गई, उसका मर्डर हो गया। और बाद में उस समय तो उसको अस्थायी तौर पर दफनाया गया था, बाद में उसका मकबरा जो है अकबर ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद के दौर की बात भी करता हूँ, तो क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इसको बहुत कम शब्दों में बांधना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, और तो वो समय चलता गया। तो मुग़ल काल में जैसे पर्टिकुलर बाबर की बात करते हैं, बाबर के खिलाफ संघर्ष करने में यहाँ कलायत के मोहन सिंह मंडार की बहुत बड़ी भूमिका थी, और उसने बहुत अच्छे लेवल की लड़ाई लड़ी, लेकिन अकबर ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, यहाँ के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उसका आना जाना भी यहाँ पर रहा, यहाँ के किले की मुरम्मत भी करवाई, और जैसा बताया कि रजिया की जो है कब्र भी उसने बनाई। तो ये सारा दौर चलता गया, और बाद में जब आप कह रहे हैं कि रियासतों वाला दौर, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो मुग़ल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह से बिखरने लगा। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उभरने लगी, और पर्टिकुलर जो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण है, क्योंकि वो करनाल की लड़ाई है, वो यहाँ के लोगों की उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उसके बाद मुग़ल नाम के रह गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थानीय शक्तियों ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ पर फिर मराठों ने भी काबिज होने का प्रयास किया, और फिर कुल मिला के इस इलाके में सिख रियासतें स्थापित होने में कामयाब होगी, जिसमें भाई देसू सिंह ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा के यहाँ पर रियासत स्थापित की, और ये रियासत पटियाला रियासत और जींद रियासत, वो भी सिख रियासतें थी, उनके बीच की रियासत थी। हालांकि इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी, लेकिन अच्छे संबंध कभी भी नहीं रहे तकरीबन, और अलग अलग गांवों को लेके, अलग अलग स्थानों को लेके इनके बीच में तकरीबन कई बार मुद्दों से, कई बार बिना मतलब के मुद्दों के साथ भी लड़ाइयाँ होती रही। तो ये रियासतों का दौर रहा। जो आपने पूरा एक वृत्तांत प्राचीन काल से मध्यकाल तक रखा,
तो इसमें थोड़ा है एक बात और मन में जैन में सवाल उठता जी, जैसे शुरुआत में जो लोग और आबादियाँ यहाँ बसी उनके बारे में, जैसे वो चाहे अपने एक प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की रही हो या फिर जो बीच का अगला दौर बताया आपने, वो लोग कौन थे जी जो यहाँ बसे, उनके बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं? देखिए, कोण को तो एक्यूरेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम डीएनए की रिपोर्ट और उन चीज़ों के बेस पे नहीं देखते। तो एक राज्य की एक विकास यात्रा है, जनपद महाजनपद। तो ये कुरु जनपद का हिस्सा रहा और बाद में कुरु जनपद खत्म हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर शक, हूण, कुषाण और स्थानीय लोग, उनका नॉर्मल रहा, और इसलिए आज कोई भी हमें से नहीं पहचान सकता कि कौन किस का है। तो इसलिए मैं इसके मामले में तो ये कहूँगा कि जैसे भारत के या हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रहे, वो लगभग वही यहाँ पर है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पर जो घग्गर नदी है उसके किनारे, जिसको हम प्राचीन सरस्वती के तौर पर भी इसको नोट करते हैं, या पानी की जो व्यवस्था है, तो यहाँ पर बस्तियों का निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतर ढंग से हो गया था। और इसके आसपास चाहे आप पुंडरी की बात कर लो, चाहे आप फल कृषि की जगह है इसकी बात कर लो, चाहे जो बस्तली है जिसको व्यास स्थली के तौर पे देखते हैं उसकी बात कर लो, या फिर कपिलायत और कलायत की बात कर लो, ये राजौंद की बात कर लो जिसको बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पर कभी जरासंध का किला होता था। या फिर थोड़ा सा और आगे जाएं, असंध में तो हमें बौद्ध मठ भी बहुत अच्छे लेवल का मिलता है। आज हमें ये बंटी हुई बाउंड्रियाँ लगती हैं, लेकिन एक दौर में ये लगभग सारा आपस में जुड़े हुए स्थल थे और इन लोगों के आपस के रिश्ते थे। तो इस दृष्टिकोण से समझ लिया जाए। अच्छा, तो ये जो सर आपने बताया कि भाई देशु सिंह के समय यहाँ रियासतें कायम हुई, ये 1707 के बाद में, तो थोड़ा सी रियासत का परिचय दीजिए, कैसे कैसे कौन कौन राज्य आए, क्या क्या उस दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जी? बेसिकली 1755 में भाई देशु सिंह इस इलाके का जागीरदार बना। और अभी मैंने आपसे बातचीत की कि मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, तो उसने जो मुग़लों का प्रतिनिधि था, दीदार खान और अलवर इत्यादि, उनसे सत्ता लेके अपने आप को स्वतंत्र तकरीबन घोषित कर दिया। और जब उसने घोषित कर दिया तो उसके बाद ये रियासत आगे बढ़ी। तो उसके बाद उसके बेटे के तौर पे लाल सिंह और जो ये चीज़ें हैं वो चलती गई। और आखिरी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है भाई उदय सिंह, जिसकी जो है 1843 में डेथ हुई। तो अलग अलग कड़ी में ये रहे और इन लोगों ने इस इलाके के लोगों के साथ, खासकर जो आसपास के देहात हैं उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बना के चले। और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर 1767 में जो है, जिसको बावड़ी बोलते हैं, उसका निर्माण भी करवाया, जो पुराना जो सिविल हॉस्पिटल है उस वाले एरिया में। और ये 3 मंजिली बावड़ी है। और हरियाणा की यदि 10 अच्छी बावड़ियाँ हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे, उनमें कैथल की बावड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण आती है। तो ये जो रियासत है बेसिकली रियासत सिख थी, लेकिन इनका स्थानीय लोगों के साथ तालमेल काफ़ी अच्छे लेवल का था। इस बारे में मैं इतनी ही बातचीत जोड़ूंगा। ये जो आपने बताया जी भाई देशु सिंह से फिर भाई उदय सिंह तक का, ये बेसिकली देशु सिंह जी किस गांव या किस इलाके के थे, और ये भाई शब्द कैसे जुड़ा जिनके साथ, राजाओं के साथ? जैसे बेसिकली मिसल प्रणाली सिख व्यवस्था में आ गई थी, तो अलग अलग मिसल थे और ये लोग अलग अलग मिलता है। कई जगह शकुचरिया मिसल के साथ भी इनका लिंक मिलता है, दूसरा उसमें मिलता है। तो मिसल प्रणाली से ये लोग विकसित हुए। और भाई जो शब्द है बेसिकली इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव करते हुए और जो कल्चरल सिंथेसिस है, जिसको आप सांस्कृतिक समन्वय कहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री तोड़ी कि भी इस इलाके में चाहे सिख हो,
चाहे सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हों या मुस्लिम हों, उनके साथ हम तालमेल से चलेंगे और हम आपस में पंचायती ढंग से राज करेंगे। तो जो भाईचारा शब्द है वो शुरुआत में प्रचलन में आता है, उसमें फिर वो जो भाईचारा शब्द में से कॉमन जो शब्द रहा वो भाई के तौर पे स्थापित हुआ और लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। और इस दृष्टि से इस क्षेत्र के विकास में या इस क्षेत्र को क्लियर करने के लिए इसकी भूमिका रही। यहाँ पर मैं हल्की सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई रही और उस लड़ाई के बाद 1762 में उसकी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली की सिखों के साथ भी हुई है। तो उसमें देसू सिंह की भूमिका काफ़ी बेहतर थी और खासकर उसको सरहिंद में घेर लिया था अब्दाली को, जी अब्दाली को, तो सिखों ने घेर लिया था। तो उस नेतृत्व में भाई देसू सिंह काफ़ी आगे था और इस क्योंकि अल्टीमेट समझौता करके जाना पड़ा था अब्दाली को, उससे इसकी इमेज बहुत बेहतर हुई थी और इस इलाके के लोगों ने इसको अपना लीडर स्वीकार कर लिया था। तो ये ऐतिहासिक घटनाक्रम इस तरह के उतार चढ़ाव के बीच से चलता है। तो फिर ये जो आपने बताया जी, जो आखिरी राजा एक प्रकार से कह सकते हैं बायुदे सिंह थे, हाँ जी, इसके जैसे पारिवारिक जानकारी या कुछ और जैसे आपने वैसे तो उनका दौर में जो काम हुए वो भी बताए, तो फिर क्या हुआ जी? इसकी जो रियासत ख़त्म कैसे हुई जी, वो कैसे घटना हुई जी? वैसे तो सामान्यतः हम अंग्रेज़ों ने जो रियासतों को ख़त्म करने के लिए 3-4 तरह के कदम उठाए थे। यानी वो युद्ध थोप देते थे और पता था कि वो हार जाएंगे तो मिला लेंगे, सहायक संधि कर लेते थे, यानी एक किस्म से ऐसा समझौता कि वो समर्पण ही होता था। और एक नीति थी लैप्स की नीति। वैसे तो सामान्यतः ये कहते हैं कि 1849 में डलहौजी इस नीति के तहत आया, लेकिन वो घोषित तौर पर आया था। इससे पहले भी वो लैप्स की नीति का प्रयोग करते रहे हैं। 1824 में अम्बाड़ा की रियासत इसलिए समाप्त हुई थी क्योंकि उनके यहाँ संतान नहीं था। हल्लार की रियासत समाप्त हुई थी हरियाणा में। और फिर 1843 में भाई उदय सिंह की डेथ हो गई और उसके यहाँ कोई संतान थी नहीं। मेहताब कौर ने मांगी परमिशन कि भी मैं वारिस के तौर पर जो है पुत्र गोद लेने वाली जो परंपरा है उसको, तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने उसको ये कहकर बंद कर दिया कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी और हम आपको 20,000 रुपया वार्षिक पेंशन दे देंगे और आप आजीवन जो है आप अपने निवास में रहिए। कुल मिला के उसको पुत्र की इजाज़त दी नहीं और कैथल को अंग्रेजी राज का हिस्सा घोषित कर दिया और रानी को उसका निवास रहने दिया और ग्रीथ नाम का एक व्यक्ति उसका रेजिडेंट बना दिया कि ये आपको यहाँ पर एडवाइस करेगा। वो कहने के लिए एडवाइस थी, सच बात है कि राज ही उसका था। रानी तो सिवाय एक पेंशनर के कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस वंश के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा गहराई से जुड़ाव था तो वो चीज़ें चलती गई और वो इस तरह का आधार बनता गया। तो ये जो रानी मेहताब कौर के समय तो लगभग जो ब्रिटिश अधिकारी था ग्रीथ, हाँ जी, वही थे असली, मतलब पावर उन्हीं के पास थी, चाहे वो दीवानी थी चाहे फौजदारी थी। सारा। तो ये 1843 में जब ये अंग्रेज आए जी यहाँ पर, क्या इनके साथ लड़ाई हुई? फिर मतलब लड़ी भी जी कैथल की रियासत या जनता? आपको बहुत अलग तरह की लड़ाई है क्योंकि कैथल वाला जो इलाका है अंग्रेजी राज में 2 हिस्सों में आया है। एक तो 1803 में आया है, जो ये पूंडरी, हाबड़ी, राजौंद, ये जो इलाका है ये तो 1803 में अंग्रेज़ों के पास आया है। और जो ये गूला और ये जो आसपास का इलाका और कैथल जो शहर है ये 1809 में अमृतसर की संधि जो राजा रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में उसके तहत आया। और अंग्रेज़ों ने जब दमन करने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध किया और उस विरोध का जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमें 1857 में दिखाई देता है। 1857 में ग्रीथ को बदल दिया गया और मैकब नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर रेजिडेंट बना दिया गया
और जब मैकब को रेजिडेंट बनाया तो मैकब ज़्यादा एडजस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने रानी के साथ भी बदसलूकी करनी शुरू की और उसकी रिपोर्टिंग लोगों को लगी। तो इसके बाद जब 1857 हो गया शुरू, तो रानी ने भी फिर बगावत का झंडा उठा लिया और उसको लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। और उस रानी के नेतृत्व में अलग अलग इलाके में लड़ाइयाँ हुई। हालांकि वो डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लोगों ने नहीं जाने दी, लेकिन 1857 की जो लड़ाई है, यदि हम गुला की लड़ाई देखते हैं, गुमथड़ा गढ़ू की लड़ाई देखते हैं, दो लड़ाई इस इलाके की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो गांव इस इलाके में थे, जो 1857 में जो स्करिय थे, उनमें हम कोड़ की बात करते हैं, पाई की बात करते हैं, हाबड़ी की बात करते हैं, फतेहपुर पूंडरी की बात करते हैं, राहड़ा बिलोड़ा की बात करते हैं, राजौंद की बात करते हैं, इवन थुआ छातर की बात करते हैं, और ये अरनोली की बात करते हैं। ये वो गांव थे जिन्होंने लीड किया और अलग अलग जगह पे मोर्चाबंदी बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खुल के जो है संघर्ष किया। अच्छा, जो ये 1857 की घटनाओं में मतलब गौरवशाली अध्याय है कैथल का, जो लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल। जितनी सक्रियता से लोगों ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह की मोर्चाबंदी की, गुमथड़ा गढ़ू में तो जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेज तकरीबन उखड़ी गए थे। पटियाला की सेना ने ज़्यादा मात्रा में आके उसको कंट्रोल किया। इवन जो थानेसर का डिप्टी कमिश्नर मैकनील, उसको पीछे हटना पड़ गया था। और यही गोला की लड़ाई जो है उसकी विशेष बात ही है, क्योंकि जो कैथल का हिस्सा है 1857 में, वो आधा तो थानेसर ज़िले में है और आधा पानीपत ज़िले में है। सामान्यतः ये धारणा रहती है कि करनाल हमारा जिला रहा है। सच ये है कि 1857 में करनाल जिला नहीं था, करनाल रियासत थी। जिले जो थे वो 7 थे हरियाणा के, उनमें अम्बाला, थानेसर, पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, हिसार ये थे। तो ये जो कैथल वाला इलाका है, कुछ थानेसर में था और कुछ पानीपत में था। लेकिन जो लड़ाई थी, क्योंकि वो इकट्ठी मोर्चाबंदी थी, इवन करनाल का जो डाचर, गोंदर, निसंग ये जो इलाका है, ये भी इन लोगों के साथ था। जलमाना जो जगह है, साड़वन है, असंध है, वहाँ के लोगों के बीच में भी तालमेल था और ये लोग आपस में मिलके लड़ते थे। लेकिन जो लड़ाई में लीडिंग था उनमें कोड़, हाबड़ी, पाई, फतेहपुर पूंडरी और ये मुंदड़ी, काकोत, ये जो गांव है, ये भी हमें साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये लगभग 500 के आसपास गुमथड़ा में मारे गए थे और 400 सवा 400 लोग गुला में मारे। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैकब है, जब कैथल पे हमला कर दिया इन लोगों ने, तो वो अपना रेजिडेंस खाली कर गया। रेजिडेंस खाली करके वो मुंदड़ी में, जो सिरसा ब्रांच है, हालांकि ये तैयार तो 1890 में हुई है, लेकिन इस पर 1837 में काम शुरू हो गया था। और वहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक वो था, यानी रेस्ट हाउस कहिए, कोठी कहिए, जो भी आप कहें, तो वहाँ पर छुप गया जाके वो। अच्छा। और इस इलाके के लोग गिरधर अलवालिया के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और उसका कत्ल कर दिया, मैकब का। और मैकब का कत्ल कर दिया तो यूँ कहिए कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो उनके कंट्रोल में आ गया। और जब उनके कंट्रोल में आ गया तो फिर गुमथला में हार गए हम, प्योदा में हार गए, और फिर अंग्रेजों गुला में हार गए। तो रानी को रेजिडेंस से बेदखल कर दिया और रानी वहाँ से फिर प्योदा में रही और आजीवन वहाँ रही और उसकी पेंशन भी बंद कर दी। उसके बाद उसको पेंशन भी नहीं दी। लेकिन पूंडरी अभी भी उनके, पूंडरी फतेहपुर अभी भी उनके नियंत्रण में, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नहीं था। तो 5 अगस्त 1857 को फाइनली फिर फतेहपुर गांव को आग के हवाले करने की योजना बनी और चारों ओर से तोपें लगा दी गई।
तो ऐसे में गांव के लोगों ने गिरधर अहलुवालिया की माँ से रिक्वेस्ट की कि भाई खतरे में है, और वो फिर अपने बच्चे को ढूंढ के ले आई, और वो पुंडरक तीर्थ पे बैठा था। तो वो आया तो फिर उसके साथ बदतमीजी की और सब कुछ किया। कुछ दूर उसको रथ के साथ घसीट के भी ले गए, और फिर काली मिट्टी जो जगह है वहाँ पर उसको तोप से उड़ा दिया। बेसिकली उस काली मिट्टी जगह का नामकरण इसी आधार पर है कि वो एक जगह बना ली थी अंग्रेजों ने कि यहाँ पर लोगों को तोपों से उड़ाया जाना है, और वो खून जब जमीन में पड़ता है तो लाल होता है, एक टाइम के बाद वो काला हो जाता है। तो लोगों को लंबे इलाके में वो जो मिट्टी है वो काली दिखाई दी, तो लोगों ने उस जगह का नाम ही काली मिट्टी। ये कौन से गांव में आती है जी अभी ये काली मिट्टी का जो है? बेसिकली जब हम कैथल से पुंडरी के बीच में थे, ठीक 8 किलोमीटर पे दोनों के बीच में ये जगह है, और काकोत जो है उसके एरिया में ये पड़ती है। सरपनखेड़ी, मुंदड़ी, इनके तीनों की बाउंड्री लगती है इस जगह पे। आज पर्टिकुलर वो एक्यूरेट उस पे नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सिरसा नदी के जो नहर के बनने के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले उस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि थोड़ा सा अलग तरह का था। अच्छा, तो सर ये जो बताया कि जो उस टाइम पे पुरखे लड़े, जैसे 1857 की जंग के अंदर पूरे, तो उसमें जैसे आपने गिरधर सिंह आहलुवालिया की कुर्बानी का जिक्र किया, या जो गुमथड़ा गड्ढू की लड़ाई का नेतृत्व है, गुला की लड़ाई का नेतृत्व है, या अलग अलग विभिन्न गांव के लोग, चाहे आपने छात्र का जिक्र कराया या फिर आपने इसका जो आबड़े का जिक्र कराया, और जैसे कोई व्यक्ति जो उसके नेतृत्व करता रहे हों, जो जिन्होंने उस लड़ाई का मोर्चा संभाला, उनका कुछ जिक्र मिलता है जी कहीं? बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास भारतीय तो है नहीं, अंग्रेजों का रिकॉर्ड है, और अंग्रेजों ने इसको लिखने पर रोक लगा दी थी। और वो रिकॉर्ड भी कुछ राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, कुछ लंदन के अभिलेखागार में है, कुछ लाहौर के अभिलेखागार में है। तो ऐसे में बहुत डिटेल ज़्यादा नहीं मिल पा रहा उस जगह का नाम। संख्या मोटे तौर पर ज़रूर थोड़ा बहुत क्लियर होके आती है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि वो लीडर था और उसको एक प्रोसेस के तहत दंड दिया था, तो इसलिए उसका जिक्र ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन भाई कौन कौन से गांव सक्रिय थे या कहाँ कहाँ किस तरह का काम हुआ, पर्टिकुलर सीवन का भी काफ़ी चर्चा में आ रहा है। तो ऐसे में बहर पिछोड़ का नाम आ रहा है, बाबलदाना का नाम आ रहा है। अच्छा जी। तो ये अलग अलग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि कई बार बात करते समय चीज़ें मौके पे याद भी आ जाती हैं या नहीं रहती, तो ये चीज़ें मोटे तौर पर रहती हैं। क्या इस समय जैसे कई बार बातचीत में आता जी क्योड़क का भी रहा जी, जैसे ये गुमथड़ा गड्ढू नजदीक था, क्योड़क बड़ा गांव था हाँ, जी। स्वाभाविक है कि जब गुमथड़ा गड्ढू की लड़ाई है तो उसमें थाना और क्योड़क दोनों का लीडिंग रोल रहा है, और वो लीडिंग जो रोल है उसको हम देखेंगे, क्योंकि जगह कोई भी एक होगी तो आसपास के देहात के लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित तौर पे सक्रियता रही है। ये अलग बात है कि गांव, अलग अलग गांव के लोगों की लिस्ट निकालना संभव नहीं है, लेकिन थे लोग सक्रिय थे। अच्छा, मिनी लाइट, अच्छा वो तो करें। अच्छा सर, जो बाद में आपका जो ये आपने बताया कि जब 1857 के रिवोल्ट को कुचल दिया और महारानी विक्टोरिया घोषणा होगी यहाँ पे, उसके बाद जो अलग ढंग से नीति अंग्रेजों ने जो अपनाई, तो महत्वपूर्ण दौर है जो बाद का स्वाधीनता संग्राम है जो लड़ा गया, जिसमें से कांग्रेस के बनने से, थोड़ी उस पर टिप्पणी के साथ एक पूरा फिर आप मतलब एक समाहार करें जी इस चीज़ का जी। जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें 1857 में तो भूमिका थी। उसके बाद में भी, क्योंकि जब 58 में पंजाब का हिस्सा हो गए और थानेसर और पानीपत दोनों जिलों को तोड़ के करनाल एक ज़िला बना दिया, तो करनाल के जो 3 बड़े नगर हैं उनमें करनाल, थानेसर और कैथल है। तो आज़ादी की लड़ाई में विशेषकर जो गांधी जी के तीनों आंदोलन हैं उसमें ये इलाका पूरा सक्रिय रहा है, और आज़ाद हिंद फौज में भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और क्रांतिकारी आंदोलन के साथ भी इसने पूरा कदमताल किया है। यानी हमें हर बार, यानी खासकर जो जब भी मूवमेंट हुए हैं, खूब ये जानकारी मिलती है कि कैथल में लाठीचार्ज हुआ, कैथल में लोगों ने रेल की लाइनें उखाड़ने का प्रयास किया, तार की जो लाइनें हैं
वो उखेड़ी और लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई रही। तो अलग अलग ढंग से जो सिस्टम है वो चलता रहा। और मीटिंग्स जो हैं पंजाब प्रांत की वो कई बार कैथल में हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यूँ नहीं कह सकते कि 1857 के बाद ये इलाका शांत हो गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कुचला गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग संभले हैं और उसमें हिस्सा लिया है। और आज़ाद हिंद फौज में जो लोग हैं उनकी भूमिका तो कांग्रेस का मूवमेंट हो चाहे क्रांतिकारियों में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज में भूमिका बहुत बेहतर है। तो ऐसे में कैथल के इतिहास को और जब हम इन पहलुओं से समझते हैं तो उसकी अपनी एक महत्ता है। और सांस्कृतिक दृष्टि से यदि मैं कहूँ, चाहे हम बाड़ू, पुल्लड़, जटेड़ी, इनकी थे की बात करते हैं तो उसका, और यहाँ पर हमें जो है जैसे रजिया की मिलती है, तो यहाँ पर हमें शेख तैयब की मज़ार भी मिलती है जो बगदाद से आया था और कादरी सिलसिले का था। शेख तैयब ये कैथल में है जिनकी कैथल मजार? में है, पार्क वाले इलाके में है। ये जो जवार पार्क है जी, पार्क है उसमें है। और सांस्कृतिक समन्वय के तौर पर बहुत बड़ी बात यहाँ थी। और सांस्कृतिक विकास की बात करें और बाबा तोतापुरी की बात ना करें तो बहुत अलग होगा, क्योंकि बाबा तोतापुरी जी बाबलदाना के रहने वाले थे और पूरी परंपरा की जो संत है उसके साथ वो जुड़े थे। और जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद गुरु परमहंस ने बनाया, और जो परमहंस हैं उनका नाम चट्टोपाध्याय है। अच्छा जी। तो चट्टोपाध्याय को परमहंस बनाने का जो काम है वो बाबा तोतापुरी ने किया। यानी विवेकानंद के गुरु वो बाबा तोतापुरी थे, और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट और लीडिंग रोल इस इलाके में ध्यान दिया। और फिर बाद के समय में यहाँ पर आर्य समाज की भूमिका भी काफ़ी अच्छी रही, और स्वतंत्रता संग्राम के साथ सनातन धर्म जो परंपरा के जो लोग थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। तो कैथल राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध परंपरा वाला ऐतिहासिक व्यवस्था को एक्सप्लेन करने वाली जगह है। और निश्चित तौर पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, और रिसर्च आएगी तो कैथल का इतिहास और कैथल की ऐतिहासिक परंपरा निश्चित तौर पे और ज़्यादा लोगों के सामने आएगी, जिस पे गर्व किया जा सकता है। आपने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी सर। और जैसे कोई इस इलाके को आप इतिहास की नज़र से, या जो नए विद्यार्थी हैं जो इसमें रुचियाँ लें, या कोई और बातें जो आप उल्लेख करना चाहते हो जिससे जुड़ी? बस उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास हमारी जड़ें हैं, और हम अपनी जड़ों को बिना किसी पक्षपात और पूर्वाग्रह को समझने का प्रयास करें, क्योंकि व्यवस्थाएं और वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन यदि हम इतिहास के साथ या समझने में न्याय करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने उन पूर्वजों की भूमिका को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते जो अलग अलग तथ्य हैं उनको अलग अलग ढंग से समझने की ज़रूरत है, उनकी अलग अलग व्याख्या भी है। अब बहुत लंबा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे 1857 में अंग्रेज़ों ने लिखने नहीं दिया, लेकिन स्थानीय फोक में ये चीज़ आ गई कि व्यापारी गोरे राजा बन के जुल्मी गणे क्रूर हो गए, बात बात पर टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए। अब मान लीजिएगा लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बता रहा है कि अंग्रेज कैसा है। देश गुलाम फिरंगी राजा, घूंट खून का पीना हो, अपने घर में हुक्म विदेशी के बंदे का जीना हो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमें पुरातात्विक सामग्री, साहित्यिक सामग्री, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, तो बीच में यदि फोक की सपोर्ट मिलती है तो हमें उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी ओर से विषय के साथ न्याय करते हुए और उसको इस तरह से सोसाइटी में ले जाना का प्रयास करना चाहिए जिससे समाज का लाभ हो। क्योंकि जो इतिहास है वो अतीत का दर्पण ही नहीं होता, भविष्य का दीपक भी होता है।
वाह जी, इतिहास सिर्फ अतीत का दर्पण नहीं होता, भविष्य का दीपक भी होता है। डॉक्टर महेंद्र जी ने हमारे कितनी विस्तार और सरलता से पूरा एक इतिहास हमारे सामने रखा, और हम सभी दर्शकों से अनुरोध भी करेंगे कि वो हरियाणा और देश का या इतिहास से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए भी अतीत के पन्ने नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर सर जी के और बहुत से वीडियो हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कोई सवाल पूछें, हम अगले आने वाले एपिसोडों में भी उनका जिक्र करेंगे। और सर आपने भी समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।